Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic education loan. So it's a very important topic for your JIB examination and अगर आप ऐसे ही बाकी के important topics भी जानना चाहते हैं for JIB plus आप previous year questions भी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं जिसके थ्रू आप एक फाइल डाउनलोड करेंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे JIB एग्जामिनेशन के लिए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपकी जो प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन है वो बेटर अलाइन हो सकेगी विद द डिमांड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। चलिए अब एजुकेशन लोन की बात करते हैं। तो एजुकेशन लोन में बैंक में सर्विस एरिया नॉर्म्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं, यानी कि कोई ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, कहीं भी किसी भी ब्रांच में जाके एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का एक मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम 2021 है जो एक तरीके से गाइडिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बैंक्स को, बोथ डोमेस्टिक एजुकेशन लोन और इंटरनेशनल एजुकेशन लोन। ये प्रॉपर ब्रॉड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, लेकिन बैंक्स अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से इन गाइडलाइंस को चेंज कर सकता है फॉर एजुकेशन लोन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एजुकेशन लोन के लिए? चाहे आप इंडियन रेजिडेंट हो, चाहे आप एनआरआई हो, चाहे आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, अगर मैं इंडियन रेजिडेंट हूं, मैं इंडिया में पढ़ने के लिए भी एजुकेशन लोन इंडिया में ले सकती हूँ, विदेश में पढ़ने के लिए भी मैं इंडियन बैंक से एजुकेशन लोन ले सकती हूँ। लेकिन अगर मैं एनआरआई हूँ या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूँ तो सिर्फ इंडिया में पढ़ने के लिए ही मैं एजुकेशन लोन ले सकती हूँ। ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स विदेश में रहते थे लेकिन अब वो इंडिया वापस आ गए हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी लोन्स ग्रांट किए जा सकते हैं, लेकिन इंडिया में पढ़ने के लिए। ठीक है। अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो तो भी इंडिया में पढ़ने के लिए ही आपको लोन मिलेगा, लेकिन अगर आप एनआरआई हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो फेमा रेगुलेशंस लागू होती हैं। ठीक है। और बैंक्स के पास अपना एक बैंक अप्रूव्ड रिस्क मिटिगेशन पॉलिसी होता है एनआरआईज को या पीआईओज को लोन देने के लिए। अब जिस बच्चे ने +2 या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास कर लिया है और अब वो आगे पढ़ाई करना चाहता है, उसके लिए वो एजुकेशन लोन ले सकता है। तो आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए इंस्टीट्यूशन से। इवन अगर मुझे फॉरेन पढ़ने जाना है तो मुझे इंडिया से एजुकेशन लोन लेके जाना है तो मेरे पास वो ऑफर लेटर होना चाहिए उस कॉलेज का जिसमें मुझे पढ़ाई करनी है, और मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होना चाहिए। इंडिया में बहुत से बच्चे हैं जो विदेश से आके प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगर आपका क्लियर हो गया है, आपका एडमिशन फाइनल हो गया है, तब आप एजुकेशन लोन को कंसिडर कर सकते हैं। अब ज्यादा तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता। 17, 18, 19 साल का अगर बच्चा है जिसे आगे पढ़ाई करनी है, इट्स वेरी प्रोबेबल कि उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो बैंक्स उन्हें अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्रेडिट वर्दी है। बाई चांस किसी का एडवर्स क्रेडिट हिस्ट्री है तो भी उसे एजुकेशन लोन दिया जा सकता है। बैंक अपने डिस्क्रिशन पे उसे लोन देना चाहे वो दे सकता है, बैंक अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन लोन में कोई एज लिमिट तो होता नहीं है। अगर किसी को 40 की उम्र में जाके एमबीए करना है और एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है, कर सकते हैं। हो सकता है क्रेडिट रेटिंग इतना अच्छा ना हो, फिर भी बैंक अगर लोन देना चाहे वो दे सकते हैं। अब अगर एक एनआरआई है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओसीआई है, उसे अगर इंडिया में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है तो एक को एप्लीकेंट साथ में होना चाहिए, साथ में को एप्लीकेंट होना चाहिए, और जो को एप्लीकेंट है वो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर एक बच्चा है उसके दोनों जो पेरेंट्स हैं, चाहे एनआरआई हैं, चाहे पीआईओ हैं, चाहे ओसीआई हैं, तो उसके लिए जो फिर एक इंडियन को एप्लीकेंट होना चाहिए। एक बच्चा, उसके पेरेंट्स एनआरआई हैं, वो इंडिया में पढ़ना चाहता है, तो को एप्लीकेंट इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। एडिशनल को एप्लीकेंट वहां पे जरूरत पड़ती है। अब अगर मुझे एजुकेशन लोन लेना है तो लोन से मेरे कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर होंगे, तो हम एक टेंटेटिव लिस्ट देख लेते हैं। ट्यूशन फीस, कॉलेज का, स्कूल हॉस्टल जो भी खर्चा है वो कवर होगा। एग्जामिनेशन, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, उसके कोई चार्जेस हैं। स्टडी मटेरियल लेने का कोई खर्चा है, बुक्स है, यूनिफॉर्म है, इक्विपमेंट है। फिर हो सकता है कि जहां मैं रह रही हूँ पढ़ाई करते समय वहां पे कोई मुझे बिल्डिंग फंड देना है, कोई डिपॉजिट देना है, वो भी लोन में कवर हो जाएगा। मुझे विदेश पढ़ने जाना है, आने जाने का खर्चा भी कवर हो जाएगा। अगर मुझे पढ़ाई के लिए कंप्यूटर की जरूरत है वो भी बीच में लोन में कवर हो जाएगा। लेकिन जब भी कंप्यूटर वगैरह परचेज किया जाता है तो कंप्यूटर हाइपोथिकेटेड होगा, यानी कि अगर बच्चा एजुकेशन लोन नहीं चुकाता तो उसके कंप्यूटर को पोजेशन में लेके पैसा रिकवर करने की कोशिश की जाती है। अगर बैंक चाहे तो इंश्योरेंस भी
करने के लिए बोल सकता है कि जिस बच्चे ने लोन लेना है वो इंश्योर्ड होना चाहिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के चार्जेस भी एजुकेशन लोन में कवर होते हैं। बाकी कोई स्टडी टूर है, प्रोजेक्ट है, थीसिस है, कुछ भी आपको अपना कोर्स कंप्लीशन करने के लिए जो भी खर्चे हैं वो एजुकेशन लोन में कवर होंगे। तो अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो स्कॉलरशिप को भी कंसिडर किया जाएगा लोन अमाउंट को कैलकुलेट करते हुए। तो मान लो कि 20 लाख का आपका पढ़ाई का खर्चा है, जिसमें से आपको 15 लाख की स्कॉलरशिप मिल चुकी है। लेकिन कई बार क्या होता है, स्कॉलरशिप का पैसा आपको बाद में मिलता है। तो मान लो कि बैंक ने मुझे 20 लाख का लोन दे दिया, अब बाद में जब 15 लाख रुपए स्कॉलरशिप के आएंगे फिर वो बैंक के पास चले जाएंगे, क्योंकि बैंक ने आपको लोन दिया था ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जा सकता है। अब आपको एजुकेशन लोन मिलेगा कितना, ये डिपेंड करता है आपकी नीड पे। नीड बेस्ड आपको एजुकेशन लोन दिया जाता है। आपकी पेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी, स्टूडेंट की रीपेमेंट कैपेसिटी और पेरेंट की रीपेमेंट कैपेसिटी दोनों देखे जाते हैं। एंड सूटेबल मार्जिन डिसाइड कर लिया जाता है। यानी कि स्टूडेंट कितना खुद से कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मेरा 20 लाख का पढ़ाई का खर्चा, हो सकता है कि 3 लाख मैं खुद से दे दूं, मुझे सिर्फ 17 लाख बैंक की जरूरत हो। तो ये सारी चीजें बैंक कंसिडर करेगा। 4 लाख तक का अगर मुझे एजुकेशन लोन लेना है तो कोई मार्जिन का रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टूडेंट को कुछ कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 4 से 7.5 लाख तक का लोन है, इंडिया में पढ़ाई करनी है, 4 से 7.5 लाख लाख तक का लोन है, तो 5% मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर विदेश में पढ़ने जाना है तो 15% का मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, सो अगर 7.5 लाख से ऊपर का एजुकेशन लोन है तो वहां पे मार्जिन कितना होगा, ये बैंक डिसाइड करेगा। देखो, मार्जिन के ना दो डेफिनेशंस रहते हैं। एक मार्जिन होता है, मान लो मुझे घर खरीदना है, तो 1 करोड़ का घर है, 20 लाख मैं खुद से कंट्रीब्यूट करी हूँ, 80 लाख मुझे बैंक दे रहा है, तो 20 लाख मार्जिन है। एक होता है कोलेटरल के केस में मार्जिन। अगर मैंने 10 लाख की एसेट गिरवी रखी है ना, तो उसके बदले में मुझे सिर्फ 7 लाख का लोन मिल रहा है, तो 3 लाख बैंक मार्जिन रख रहा है अपनी सेफ्टी के लिए। तो दोनों डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, अब स्कॉलरशिप या कोई भी असिस्टेंस मुझे मिल रही है एजुकेशन के लिए, वो सब भी कंसिडर किया जाता है लोन का जो अमाउंट कैलकुलेट करते हुए। अब मान लो कि मेरी पढ़ाई में 20 लाख खर्चा होगा, 15 लाख मुझे बैंक ने दे दिया, 5 लाख मुझे खुद से कंट्रीब्यूट करना है। 5 लाख एक साथ कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड वे में मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। अब लोन का जो रीपेमेंट होगा उसको लेके बात करते हैं। जब भी लोन का लेन देन होता है, तो एजुकेशन लोन का, तो स्टूडेंट और जो पेरेंट या गार्डियन है दोनों को ही लोन के डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करना पड़ता है। और लोन उस ब्रांच से सैंक्शन किया जाना चाहिए जो स्टूडेंट का प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, वहां के नियरेस्ट जो ब्रांच है वहां के थ्रू लोन का डिसबर्समेंट होना चाहिए। कभी भी एजुकेशन लोन का रिजेक्शन हायर अथॉरिटी से पूछे बिना नहीं होता है। और डिसबर्समेंट भी फीस शेड्यूल के हिसाब से होता है। अगर मेरी 2 साल की फीस 20 लाख रुपए, तो एक साथ 20 लाख देने की बजाय जितना जितना फीस आता जाता है उतना उतना बैंक डिसबर्स करता जाएगा। और कोशिश की जाती है कि डायरेक्टली जो इंस्टीट्यूट है या जहां पे फीस पे करनी है, वेंडर है, इंस्टीट्यूट है, उन्हीं को डायरेक्टली पेमेंट किया जाए। तो जितना टाइम का मेरा कोर्स होगा, वो तो मोरेटोरियम पीरियड है, कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर तक मुझे लोन नहीं चुकाना होता, उसके बाद लोन चुकाना शुरू करते हैं आफ्टर द मोरेटोरियम पीरियड। लगभग 15 साल तक का ईएमआई के थ्रू रीपेमेंट होता है, एक्सक्लूडिंग द मोरेटोरियम पीरियड। वो बीच में 15 साल में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। वैसे तो नॉर्मल ईएमआई होती है, लेकिन टेलीस्कोपिक रीपेमेंट को भी कंसिडर किया जा सकता है कि शुरू में कम ईएमआई और बाद में ज्यादा ईएमआई। स्पेशली जैसे डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इनिशियली अपने करियर में कम अर्न करते हैं, धीरे धीरे ज्यादा अर्न करना शुरू करते हैं, तो उनके लिए टेलीस्कोपिक रीपेमेंट हो सकता है कि इनिशियली छोटे ईएमआई, बाद में बड़े अमाउंट के ईएमआई। प्लस बैंक अपनी सेफ्टी भी देखता है, तो वो मैंडेट कर सकता है कि बोरोर का इंश्योरेंस करवाया जाए, चाहे लाइफ इंश्योरेंस, चाहे क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, चाहे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। कि अगर इंश्योरेंस लेने वाला जो पर्सन है, जो बोरोर है, अगर बोरोर को कुछ हो जाता है तो बैंक का एटलीस्ट इंश्योरेंस के थ्रू रिकवरी हो जाएगा। तो बैंक इसमें भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इंश्योरेंस के साथ, पूरी जो पॉलिसी है वो फाइनलाइज कर सकते हैं। अब 7.5 लाख तक का जो लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस या अपफ्रंट फीस नहीं होता है। 7.5 लाख तक के से जो ऊपर का लोन होता है उसमें कितना प्रोसेसिंग फीस होगा ये बैंक डिसाइड करता है। 25 लाख तक का जो आपका एजुकेशन लोन होता है उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजुकेशन लोन इज और आर करेक्ट? नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर लोन्स अप टू 4 लाख रुपीज एंड थर्ड पार्टी गारंटी इज मैंडेटरी फॉर ऑल हायर लोन्स अमाउंट। देखो,
अगर आपका लोन 4 से 7.5 लाख तक का होता है ना, वहां पे अगर बैंक चाहे तो आपसे कोलेटरल डिमांड करने की बजाय थर्ड पार्टी गारंटी डिमांड कर सकता है। लेकिन सारे ही लोन्स में थर्ड पार्टी गारंटी का रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 लाख तक तो आपको कोई सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं होती है। 4 से 7.5 में आप सिक्योरिटी भी दे सकते हो, थर्ड पार्टी गारंटी भी दे सकते हो, और 7.5 लाख से ऊपर के लोन पे आपको फिर कोलेटरल लाना पड़ता है। लेकिन थर्ड पार्टी गारंटी सारे हायर लोन्स के लिए मैंडेटरी नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। तो जहां पे 1 है उसे आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो अगर आप एलिमिनेट कर दो तो भी आपको पता लग गया कि ए करेक्ट आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट, एडमिशन टू रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नेसेसरी कंडीशन टू अवेल एजुकेशन लोन। बिल्कुल सही, एडमिशन हो गया, ऑफर लेटर आ गया, तब एजुकेशन लोन की बात होती है। मार्जिन मनी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी एजुकेशन लोन बिलो 7.5 लाख। ऐसा नहीं है, 4 लाख तक के लोन पे कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होता है। 4 से 7.5 लाख तक का लोन है, इंडिया का लोन है तो 5%, विदेश में पढ़ना है तो 15% मार्जिन होता है। तो थर्ड गलत है। बैंक्स में डिसबर्स लोन्स डायरेक्टली टू इंस्टीट्यूशंस और वेंडर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसे आप अच्छे से करिएगा। अब देखिए, नवंबर में आपका एग्जाम आने वाला है। अगर आपने खुद से तैयारी करनी है, ग्रेट। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है कि मुझे एक कोर्स चाहिए, एक ही कोर्स हो जिसमें मुझे सारी मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, मुझे कोई बुक्स ना खरीदनी पड़े, कोई टेस्ट सीरीज ना खरीदनी पड़े, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए कोर्सेज के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, एडुटैप की वेबसाइट, कोर्सेज में आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप कॉम्बो पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको जैब कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने को मिलेगा। सो इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स का जो रिकॉर्डिंग्स हैं मिल जाएंगी डिटेल में। एग्जाम से जस्ट पहले वाला जो टाइम होगा उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी रिवीजन के लिए, इसमें नोट्स भी मिलेंगे जो डाउनलोडेबल है, टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मेंटर्स का भी सपोर्ट है, और आपको 8 मंथ और 12 मंथ दोनों वैलिडिटी के आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाते हैं। अभी अगर आप इमीडिएटली कोर्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे कोड दिया हुआ है जैब, तो आपको 81% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस कोर्स को परचेज कर लिया तो आपको कोई भी सेपरेट बुक, टेस्ट सीरीज कुछ भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर आपके पास हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, वहां पे आप जानकारी ले सकते हैं एग्जामिनेशन के बारे में। हमारी यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपको कुछ भी लगता है आपको पूछने की जरूरत है, आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट टुडे, थैंक यू सो मच।